हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आज सीखेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड इन कोरिलेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आज मैं ये सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग समझ कर रखिए कि वो मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ है इन कंपैरिजन टू दिस स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, मैनी फार्मूला। आपने देखा उसमें एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन, कई तरह के मेथड्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इफ इन केस यू गेट अ क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे क्वेश्चन 15 ए एंड बी, दोनों में कोई एक करना है आपको, एक कार्ल पर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और एक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, तो ऑलवेज गो फॉर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बिकॉज ये थोड़ा आसान पड़ता है। उससे भी आप देख लेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट Spearman's rank correlation. Spearman's rank correlation. ठीक, अब इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये 1 माइनस के बाद ये सब एक साथ आना चाहिए। इसको कभी भी आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन का आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है 1 में से पूरे में से एक्सप्रेशन माइनस होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये वेरिएबल्स हैं क्या, तो डी है यहाँ पे रैंक डिफरेंस और n है आपका एज यूजुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये दो चीजें आपको दिए हुए डेटा में से कंप्यूट करना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको तीन तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, आपको जो इसमें पहला क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कि व्हेन रैंक्स आर गिवन, रैंक्स आर गिवन। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा रैंक्स आर नॉट गिवन, रैंक्स आर नॉट गिवन। और तीसरा आपको मिलेगा रैंक्स आर रिपीटेड, जब आपके रैंक्स रिपीट होते हैं। तीन तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं और बस थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन तीन तरह के मिलते हैं, तरीका वही है सॉल्व करने का, इसलिए आसान है ये। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा समझ बनानी है कि इन तीनों में क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम व्हेन रैंक्स आर गिवन मेथड। ठीक है, जब रैंक्स दिए हुए होंगे तो हम कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ऊपर मैं लिख देता हूं, फर्स्ट रैंक्स आर गिवन, रैंक्स आर गिवन। चलिए मान लेते हैं कोई एक कंपटीशन हुआ है जिसमें आपके क्या कह सकते हैं, 5 बच्चों ने कंपीट किया है। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स आर कंपीटेड इन द कंपटीशन, राइट। तो अब उसमें हमको क्या करना है कि क्या कैसे क्वेश्चंस होते कैसे हैं कि 5 कैंडिडेट्स, 5 कैंडिडेट्स नहीं होंगे आपके। ठीक है, 5 पैरामीटर्स होंगे, 2 कैंडिडेट्स होंगे और 5 पैरामीटर्स होंगे। मान लेते हैं आपका क्या कहा जाए, कुछ भी कह सकते हैं उसको, यू कैन से एनीथिंग, दैट इज 5 सब्जेक्ट हैं, या आप कह सकते हैं कि 5 वेरिएबल्स, कोई से भी 5 वेरिएबल्स होते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल्स आपके कैंडिडेट्स हो जाएंगे, एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक, और उसमें आपके 2 जजेस हैं, एक जज है आपका ए और दूसरा जज है आपका बी। 2 जजेस हैं और उन्होंने पांचों कैंडिडेट्स को रैंक्स देनी है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, 5 कैंडिडेट्स हो जाएंगे आपके 1 2
3, 4 और 5, ये 5 कैंडिडेट्स हैं और इनको ये 2 जजेस हैं। इन पांचों को इनके वेरियस परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे या किसी भी तरह के बेसिस पे इनको ये रैंक देंगे कि कौन फर्स्ट रैंक पे है, कौन सेकंड रैंक पे है, कौन थर्ड रैंक पे है। ठीक है, सिंपल। तो मान लेते हैं ए ने जो रैंकिंग ऐसे दी, इसको तीसरी रैंक दे दी, इसको चौथी, इसको पहली, इसको पांचवी और इसको क्या बच गया, दूसरी, सेकंड रैंक दे दी। ठीक, अब बी जो है जज है, ऑब्वियस सी बात है कि ये बिल्कुल वैसी रैंक्स तो देगा नहीं, ये कुछ डिफरेंट रैंक्स देगा। ठीक है, तो इसकी रैंकिंग्स हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 2, यहाँ पे इसने दे दिया 1, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से इन्होंने रैंकिंग्स दे दी। क्लियर है इतना? 2 जजेस हैं या 2 टीचर्स हैं या 2 कोई भी हैं, ठीक है, 5 अलग अलग लोग हैं, उनको रैंकिंग देनी है इनको किसी भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो इस तरह के रैंक्स दे दिए। ठीक, ये इनके क्या कहे जाते हैं, रैंक कहे जाते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिले तो आप इसको फिर फॉर्म करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे R1 और यहाँ पे आप लिख देंगे R2, रैंक 1 और रैंक 2, सेम कैंडिडेट की एक जगह रैंकिंग 3 है, एक जगह 2 है, 4 है, 1 है, ऐसे करके। फिर हम अगला कॉलम बना लेते हैं इसमें डिफरेंस का, D, जिसका फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2, रैंक 1 माइनस रैंक 2। अब इसको R2 माइनस R1 भी कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर R1 माइनस R2 है तो हर जगह वही फॉलो होगा, 3 में से 2 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, 5 से 4 और 2 से 5। और अगर R2 माइनस R1 है तो 2 माइनस 3, 1 माइनस 4, 3 माइनस 1, 4 माइनस 5, 5 माइनस 2। आपको मिक्सअप नहीं करना है कि यहाँ पे 3 माइनस 2 किया, 4 माइनस 1 किया, अलावा यहाँ 3 माइनस 1 कर दें, ये नहीं करना है। जो भी रूल फॉलो करना है, R माइनस 1 करना है, R1 माइनस R2 करना है तो भी हर में वही करना है, और R2 माइनस R1 करना है तो भी सब में वही करना है। बट कन्वेंशनली हम फॉर ईज ऑफ रिमेंबरिंग R1 माइनस R2 लेके चलते हैं। तो हम लिख दें 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 5 माइनस 3। बहुत आसान रहा। अब डी के बाद हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमें 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए, मतलब डी स्क्वायर बनाना है, उसका समेशन करना है। तो हम इसका डी स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे हम समेशन डी स्क्वायर निकालेंगे, 9 1 10 4 14, 1 15 और 9 24 हो जाएगा 24। ठीक है, 9 9 18 और 4 22 23 24, 24 आ गया। n की वैल्यू हमको पता है, n यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो हम फॉर्मूले में रख दें। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 6 इंटू 24 अपॉन n मतलब 5, और ब्रैकेट में आपको लिखना है 5 स्क्वायर माइनस 1। एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, 1 माइनस 6 इंटू 24 अपॉन 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 25, और माइनस 1 हो जाएगा 24, तो ये इंटू हो गया 24। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया, 24 24 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1.2, तो 1 माइनस 1.2, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 0.2। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ नेगेटिव कोरिलेशन। क्या आया है, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, नो कोरिलेशन होता है तो 0 होता है, +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और ये माइनस साइन के साथ आया है इसलिए ये नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इस मेथड से क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे मेथड पे आते हैं। अब आपका सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकेंड टाइप क्या आता है, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब आपको रैंक्स डायरेक्टली नहीं दिए रहते हैं। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से आपको मिलेंगे, फिर वही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 5 लोग हैं, A B C D और E,
इनकी दो तरह की इनकी रैंकिंग होनी है, सॉरी दो लोग इनको जज कर रहे हैं, ठीक है, जज 1 और जज 2, ठीक। तो इनको यहाँ पे क्या होगा, रैंक्स नहीं दिए होंगे, यहाँ पे डायरेक्टली रैंक्स नहीं दिए होंगे, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि किसी कंपटीशन में 5 लोगों ने पार्ट किया, उनको 2 जजेस ने अलग अलग मार्क्स दिए, या किसी बच्चे ने बच्चों का एग्जाम हुआ, उसमें अलग अलग मार्क्स आए, या 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ये है एक बच्चा ये है, उसके 5 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स हैं, ऐसे करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। लैंग्वेज पे बहुत नहीं जाना है, हमें बस ये ध्यान देना है, पिछले मेथड में रैंक्स डायरेक्ट दिए गए थे, इसमें रैंक्स नहीं दिए जाएंगे, इसमें मार्क्स लिख देगा। तो ये आपको देख के समझ में भी आ जाएगा, रैंक्स अलग तरह से दिखते हैं। रैंक आपको जब भी दिखेंगे वो 1 से स्टार्ट होगा और अपने मार्क्स तक जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तक जाएगा। जैसे 5 लोगों की रैंक्स दी होगी तो ये 1 से 5 तक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 होंगे तो 1 to 10 में खत्म हो जाएगा। और वहीं अगर रैंक्स नहीं दिए, इसका एग्जाम्पल है, तो मार्क्स होंगे वो 50, 100, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि 20 नंबर का कॉम्पिटिशन था, ठीक है, तो 5 को इन लोगों ने मार्क्स दिए हैं। अब इन्होंने मार्क्स कैसे दिए, इन्होंने ए को 15 दिया, इन्होंने ए को 18 दिया, ठीक। इन्होंने बी को 18 दिया, इन्होंने बी को 12 दिया, ठीक है। फिर इन्होंने 10 दिया, इन्होंने 15 दिया, इन्होंने 8 दिया, इन्होंने 7 दिया, इन्होंने 12 दिया, तो इन्होंने 14 दिया। ऐसे इन लोगों ने मार्क्स दे दिए हैं, ये मार्किंग है। अब इस मार्किंग से हमें क्या करना होता है, रैंकिंग्स बनानी होती हैं। इन मार्क्स से हमें रैंक्स बनाने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये रॉ डेटा है। पिछले एग्जांपल में आपको कंप्लीट डेटा मिला था, प्रोसेस डेटा मिला था, आपको सीधे रैंक्स मिल गए थे। यहाँ पे आपको रैंक्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं। इन मार्क्स से आपको रैंक बनाना है। तो हम अब क्या करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे, R1 और R2, और इस पे इनके रैंक्स लिखेंगे। अब इनकी रैंकिंग कैसे करेंगे हम, तो भाई सीधी सी बात है, ध्यान देना है आपको। 20 नंबर का पेपर है या कॉम्पिटिशन है, तो किसकी रैंक 1 होगी, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसकी रैंक 1 होगी, जिसका नंबर कम होगा उसकी रैंक नीचे होगी, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज दे रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जैसे रेस की अगर बात है, रेस, अब रेस में अगर मिनट्स होते हैं कि इतने मिनट में रेस कंप्लीट किया अकॉर्डिंग टू दैट जज या अकॉर्डिंग टू दैट डे, इस दिन इन लोग का ये टाइमिंग रहा, इस दिन अलग अलग टाइमिंग रहा, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। समझिएगा बात को कि डे 1, इसको मान लीजिए डे 1 मान लेते हैं और इसको डे 2 मान लेते हैं कि सेम दूरी थी, सेम डिस्टेंस, और इन्होंने इतने इतने सेकंड्स लिए इस दूरी को कंप्लीट करने में। तो इसमें कम वाले का रैंक ज्यादा हो जाएगा ना, 1 रैंक हो जाएगा। 8 सेकंड में जो पार किया वो फर्स्ट रैंक पे आएगा, और 10 सेकंड में जो किया है वो सेकंड रैंक पे आएगा, ठीक। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो मार्क्स में तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं उसका अच्छा रैंक होता है। तो यहाँ पे 18 नंबर वाले का रैंक 1 हो जाएगा, है ना। इस चीज को समझ के चलना है हमें कि कैसे रैंकिंग करनी है। जैसा क्वेश्चन में दिया है उसको थोड़ा समझना है सिचुएशन को, उसके हिसाब से रैंकिंग करनी है। तो यहाँ पे हम रफ में पहले रैंकिंग कर लें, क्योंकि ये मार्क्स है तो अधिक मार्क्स वाले का रैंक 1, उसके बाद इसका रैंक 2, फिर ये रैंक 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इनकी रैंकिंग हम लिख लें, 2, 1, 4, 5 और 3। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि रैंकिंग में लैंग्वेज का ध्यान देना है कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दे रहा है। जो मैंने अभी आपको समझाया, नहीं समझ में आया हो रिवर्स करिए वीडियो को, फिर से देखिए कि वो हमें कैसे समझना है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये मार्क्स का। और अगर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किसी एक दिन इन्होंने इतने सेकंड्स लिए और इन्होंने दूसरे दिन इतने इतने सेकंड्स लिए, तो जैसा सिचुएशन होगा वैसे रैंकिंग बदल जाएगी। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम इनके सामने लिख लेते हैं 1, 4, 2, 5 और 3, ठीक। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा बन गया, व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब ये गिवन रैंक्स वाला क्वेश्चन बन गया। मैं फिर भी एक बार करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको डी निकालना है, R1 माइनस R2 से, 2 minus 1 1, 1 minus 4 minus 3, 4 minus 2 2, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0। और फिर आपको डी स्क्वायर निकालना है, 1 9 4 0 0। फिर आपको समेशन डी स्क्वायर करना है, 9 1 10 4 14, ये आ गया 14, ठीक है। अब इसको सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रैंक इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 14 अपॉन
5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 5 ऑब्जर्वेशन पे आपका 5 इंटू, ये वैसे ही बनेगा 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 1, जैसा पिछले क्वेश्चन में बना था, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब देखिए इजीली कैंसिल नहीं हो रहा, पिछले बार बहुत इजीली कैंसिल हो गया था। तो 6 4 ज़ा 24, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 1 माइनस 7/10 या 1 माइनस 0.7, ये आपका आ जाएगा 0.3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और मैंने आपको सिचुएशन बता दी है। इसमें बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि सिचुएशन क्या दी है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है। ऐसा मत दिमाग में बैठा के रखिए कि सबसे कम नंबर, सबसे कम जो छोटा नंबर दिखेगा उसको रैंक 1 दे देंगे और वैसे बढ़ाते जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे यही एग्जांपल देख लीजिए, इसमें सबसे अधिक नंबर वाले को रैंक 1 देना पड़ा था, है ना, क्योंकि ये मार्क्स की बात हो रही है। और जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, कि किसी 5 बच्चे हैं, वो एक दिन डे 1 अगर दौड़ते हैं तो इतने इतने सेकंड निकालते हैं, और डे 2 दौड़ते हैं तो इतने इतने सेकंड निकालते हैं। तो वहां पे अब कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाना है कि जो कम समय में दूरी तय करेगा उसकी रैंक 1 आ जाएगी, बिल्कुल उलट जाएगा, ये 5 वाला 1 हो जाएगा और ये 1 वाला 5 हो जाएगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा रैंकिंग्स कर देने में, कैसे हमें रैंक्स असाइन करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे मेथड पे, जब आपके रैंक्स रिपीटेड होते हैं। ठीक, देखिए इसमें दोनों मेथड्स का ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। देखिए हम लोग क्या क्या सीख लिए, दो चीजें हम लोग सीख ली हैं। एक तो रैंक्स दिए होंगे तो हम कैसे कोरिलेशन निकालेंगे, दूसरा रैंक्स नहीं देके अगर वैल्यूज दी होंगी, मार्क्स दिए होंगे या टाइम टेकन दिया होगा या वॉट एवर, तो उसके हिसाब से हम रैंकिंग्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आता है तीसरा मेथड जहां पे रैंक्स आर रिपीटेड, रैंक्स आर रिपीटेड मतलब आपको रैंक्स रिपीटेड मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, या तो रैंक्स डायरेक्टली आपको दी हुई हो सकती हैं, रैंकिंग्स लिख दी हैं R1 R2 फॉर्म में, या ये भी हो सकता है कि मार्क्स या टाइम टेकन या कुछ भी दे देगा, उससे आपको रैंक्स बनानी होंगी। तो आप रैंक खुद से बनाते हैं क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में पहले से दिया है। दोनों केस में ये चीज हो सकती है कि आपको रैंक्स रिपीटेड मिल जाए। किस तरह से, देखिए R1 और R2 या तो एक क्वेश्चन में दिया है, या मान लेते हैं कि आप ये रैंक्स बना रहे हैं, आपको इस तरह से मिल जाए रैंक्स, मान लीजिए 1 2 3 3 5। ठीक, अगर यहां आपको मिल जाए 2 1, फिर आपको मिल जाए 3 4 4। ठीक, इस तरह से आपको रैंक्स मिल सकती हैं। ऐसे क्वेश्चन में से जनरली आता नहीं है, बट मैंने तब भी बता दिया, ऐसे आपको मान लेते हैं मिल जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना, आपको ये देखना है कि कौन सी रैंक रिपीट हुई है। अब देखेंगे 3 रिपीट हुई है, यहाँ पे 4 रिपीट हुआ, और अब ये भी देखेंगे कि 1 2 3 के बाद 3 रिपीट हुआ, तो फिर 4 गायब है, 5 आ गया है। ठीक है, जब भी 2 रैंक रिपीट होगी तो एक अगला नंबर गायब हो जाता है, और वही यहाँ भी हुआ है, 1 2 3 के बाद 4 के बाद 4 रिपीट हुआ है, तो 5 आपको नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों का मीन निकाल करके और दो का रैंक बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी रैंक 3 थी तो इसकी 4 हुई रहती, हम मान लेते हैं कि 3 के बाद 4 आता है, तो हम 3 + 4 कर देंगे अपॉन 2 कर देंगे, 4 + 3 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.5। तो हम दोनों को यही रैंकिंग दे देंगे, 3.5 और 3.5। इसी तरह यहाँ पे आ जाएंगे हम, 1 2 3 के बाद ये 4 तो ठीक था, अगला जो रिपीट हुआ वहां पे कायदे से 5वां रैंक होना चाहिए था, तो हम वही करेंगे 4 + 5 अपॉन 2, ये हो गया 9 अपॉन 2 4.5। तो हम दोनों को 4.5 और 4.5 दे देंगे। तो इस तरह से हमारी रैंकिंग्स असाइन हो जाती हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली रैंक्स दिए हुए हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे आपको हमेशा एक रैंक मिसिंग मिलेगा, इसकी टेंशन मत लेना कि 3 के बाद कहीं 4 रहा तो क्या करेंगे, नहीं, वो 3 और 3 ही लिखा रहेगा, तभी तो आपको रिपीटिंग समझ में आएगा। और यहाँ भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक, ये आपको 3 भी मिल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
अगर मान लीजिए इसमें ऐसे ही है, यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाए 1 2 के बाद 3 3 और 3 मिल जाए। अब यहाँ पे 3 रैंक्स रिपीट हो गई हैं, तो आप दिमाग लगाएंगे 1 2 3 तो ठीक है, 3 के बाद ये कायदे से 4th होना चाहिए था और ये कायदे से 5th होना चाहिए था। तो मतलब 3 कौन सी रैंक्स हैं, 3 प्लस 4 और प्लस 5, इनको जोड़ेंगे और अपॉन अब 3 कर देंगे। अब 2 नहीं करेंगे क्योंकि 3 रैंक्स को ले रहे हैं। तो 5 4 9 10 11 12 12 अपॉन 3 3 4 12, अभी नंबर आ गया 4। तो हम इन तीनों 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, इन तीनों की जगह पे हम 4 लिख देंगे, इन तीनों की जगह पे हम 4 लिख देंगे और ये हो गया हमारा प्रोसेस डेटा। ठीक है, जनरली आपको वैसे 2 ही रैंक्स रिपीटेड मिलेंगी। ठीक, अगर 3 मिल जाता है तो 3 के लिए मैंने बता दिया कि तीनों को ऐसे ऐसे अज्यूम करके लिख लेंगे, अपॉन 3 करके जो एवरेज आएगा उससे रिप्लेस कर देंगे सारे डेटा को। ठीक है, आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे कैसे, आपको क्वेश्चन इसमें मिलते कैसे हैं, रॉ डेटा में मिलते हैं, रॉ फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। मान लेते हैं वही एग्जांपल अब ये लेते हैं आपके लिए हम कि 5 कैंडिडेट हैं, वो डे 1 और डे 2 में 50 मीटर 100 मीटर रेस कितने देर में खत्म कर रहे हैं, ये डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, ABCD E, A B C D और E। ठीक है, तो ये डे 1 में ये जो है 10 सेकेंड लेते हैं, तो डे 2 में ये 8 सेकेंड ही ले लेते हैं। बी जो है डे 1 में 12 सेकेंड लेते हैं, तो डे 2 में ये 10 सेकेंड लेते हैं। सी जो है ये भी 12 सेकेंड ले रहे हैं और यहाँ पे ये 14 सेकेंड ले रहे हैं। डी 16 सेकेंड्स लेते हैं और यहाँ पे ये 14 सेकेंड ही ले रहे हैं। और ई यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए आप, 18 ले लीजिए और यहाँ पे इसके लिए 12 ले लीजिए। इतने इतने सेकेंड में इन लोगों ने रेस खत्म करी है ऑन डे 1 एंड ऑन डे 2। इसको डे 1 लिख दे, नहीं तो तुम लोग डिफरेंस समझने लग जाओगे। डिफरेंस नहीं, ये डेटा के लिए दिया हुआ है। तुम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 और R2 बनाएंगे, R1 और R2 बनाएंगे। तो पहले हम डे 1 वाला डेटा पकड़ते हैं। अब डे 1 वाले डेटा में रैंक 1 किसकी होगी, बहुत सिंपल, जो सबसे कम समय में दूरी तय किया होगा 10 सेकेंड वाला, तो इसकी हो गई रैंक 1। अब रैंक 2 किसकी हुई, जो सेकंड सबसे उसके बाद जो कम समय लिया होगा, तो 12 सेकंड वाला बी दिखा, बट हमें 12 सेकंड वाला सी भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को सेकंड रैंक दे देंगे। फिलहाल दोनों को हम सेकंड रैंक दे दिए। अब अगला कौन दिख रहा है, 16 सेकंड वाला, बट आपको ध्यान देना है, आपने यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन एग्जॉस्ट कर दी है, सेकंड रैंकिंग दी है बट 3 पोजीशन एग्जॉस्ट कर दी है आपने, तो इसकी रैंकिंग हम देंगे 4th, इसकी रैंकिंग हम देंगे 4th। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने इसको फर्स्ट रैंक दे दिया, इसको सेकंड दिया, फिर आपको दिखा एक और 12 वाला है, इसको भी सेकंड दिया, बट आपको क्या दिमाग में रखना कि आपने 3 पोजीशंस एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तो आपको अगले को चौथा पोजीशन रैंक देना है, न कि तीसरा देना है, और इसकी आपने 5वीं रैंकिंग दे दी। ठीक है, काम करते हैं, इसको यहाँ 12 कर देते हैं और यहाँ 14 कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब इनकी डे 2 की रैंकिंग्स हम कैलकुलेट कर लें, तो सबसे कम रैंकिंग आएगी इसी की, फिर से ये 1 पे आ गया, उसके बाद ये 10 वाला 2 पे आ गया, ठीक, फिर उससे जस्ट बाद वाला 12 आएगा, ये रैंकिंग 3 पे आ गया। अब 14 और 14 सेम है, इन दोनों को हम फिलहाल 4th और 4th रैंक दे देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कैसे रैंकिंग देनी है। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर बीच में कहीं रैंकिंग रिपीट होती है तो आपको एक पोजीशन एग्जॉस्ट कर देनी। जैसे यहाँ पे हमने इसको सेकंड रैंक दिया तो 3rd पोजीशन एग्जॉस्ट कर दिया इसने, तो हमने अगले को 4th दिया है। तो ये हमारी रैंक्स होगी। अब हम ये डेटा रब कर देते हैं, आपको आसानी होगी समझने में। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा फिर से वही आ गया, या तो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में डायरेक्ट मिलेगा या आपको इस तरह से बनाना होगा। ठीक, बनाने में आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, अब जैसे ही रैंक रिपीट करते हैं आप वो पोजीशन भी एग्जॉस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अब अगले को हमने 3 के बजाय 4th रैंक दिया। अब हम देखेंगे कि रैंक्स रिपीटेड है। अब रैंक्स रिपीटेड है तो हमको इनको क्या करना है, इनको एवरेज रैंकिंग देनी है। तो सीधी सी बात, ये 2 और 3 वाले हैं, तो 2 + 3 अपॉन 2 = 5 अपॉन 2 2.5, तो दोनों को हम 2.5 रैंक दे देंगे। और ये 4 वाले हैं, तो 4 + 5, क्योंकि 1 2 3 और चौथी और 5वीं रैंकिंग होनी थी, अपॉन 2
9/2 इज इक्वल टू 4.5, इसकी भी 4.5 और इसकी भी 4.5, ये हमने दे दिए रैंक्स। ठीक, अब हम निकालेंगे इनका एज यूजुअल डिफरेंस। 1 - 1 0, 2.5 - 2 0.5, 2.5 - 4.5 -2, 4 - 3 1 और 5 - 4.5 0.5, और उसके बाद हम इनका लिखेंगे डिफरेंस। ना डी स्क्वायर, सॉरी, 0 का स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.25, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1 और इसका भी हो जाएगा 0.25। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पे। जब भी रैंक्स रिपीट होते हैं तो फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस एडजस्टमेंट फैक्टर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब वहां मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक चीज बतानी है, ये एडजस्टमेंट फैक्टर कई लगते हैं, एक ही नहीं लगता, ये कई सारे लगते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि कितनी रैंक्स यहाँ पे रिपीट हुई हैं। फिर से सुनिए, वो एडजस्टमेंट फैक्टर कितने बार यहाँ लगेगा? जितनी रैंक्स यहाँ पे आपकी रिपीट हुई होंगी। तो यहाँ पे कितनी रैंक्स रिपीट हुई हैं? एक ये पेयर है और एक ये वाला पेयर है। ठीक है, तो 2 बारी रैंक्स रिपीट हुई हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस AF। ठीक, अगर ये कहीं बड़ा डेटा होता और 3 जगह रैंक्स रिपीट होती तो एक बार और बढ़ जाता। और हाँ, आपको एक और बात ध्यान रखनी है, ये रैंक्स कई बार सिर्फ एक ही बार रिपीट नहीं होती। हो सकता है ये अगर 10-15 बच्चों का होता अगर, तो इसमें दो जगह भी रैंक्स रिपीट हो सकती थी। ठीक, तो एक ही कॉलम में 2 बार भी हो सकती हैं। ठीक, एक ही कॉलम में 1 बार भी हो सकती हैं, एक ही कॉलम में 3 बार भी हो सकती हैं और दूसरे में 1 बार भी नहीं हो सकती हैं। दैट इज नॉट श्योर, वो बिल्कुल वेरिएबल है। आपको बस ये ध्यान रखना है कितनी बार रैंक्स रिपीट हुई हैं, कितने पेयर्स में रैंक रिपीट हुई है, पेयर्स में या ट्रिपलेट्स में। ट्रिपलेट्स मतलब जब आपको एग्जांपल मैंने बताया था कि 3 बार अगर एक ही रैंक होगी, जैसे सेकंड वाले को भी 2 दिया, थर्ड वाले को भी 2 देना पड़ा और थर्ड वाले को भी, फोर्थ वाले को भी 2 देना पड़ा, तो ये 3 बार रैंक रिपीट हो गई ना, तो ये 2 + 2 + 2 हो गया, होता अपॉन 3, या होता 2 ही, लेकिन आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको किस तरह से आपको ध्यान रखना, कितने बार रिपीट हुआ उतने बार हम एडजस्टमेंट फैक्टर वहां पे लगाएंगे। अब एडजस्टमेंट फैक्टर होता क्या है? ठीक, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है m³ - m। क्या होता है? m³ - m। ठीक है, मतलब ये जितने नंबर यहाँ होते हैं वो m की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 2 रैंक्स रिपीट हुए हैं तो m की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ भी 2 रैंक्स रिपीट हुए हैं तो m की वैल्यू 2 हो गई। अब ये एग्जांपल था, यहाँ 3 रैंक रिपीट हुए थे तो m की वैल्यू हो जाती 3। ठीक है, तो फिलहाल दोनों में हमारे 2 है तो हम AF निकाल लें। 2³ - 2, 2³ कितना होता है? 8 - 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम होगा एडजस्टमेंट फैक्टर, तो हम फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? 4 1 5 और 0.25 आपका 0.5 हो जाएगा, 5.5 + 6 + 6। ठीक है, सॉरी, ये फॉर्मूला आपका होता है m³ - m/12 होता है। ठीक ना, अपॉन में 12 भी होता है, तो ये 6/12 कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने जब सॉल्व करने आया तब याद आया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला AF का होता है m³ - m टोटल अपॉन 12। ये पहले 12 में भूल गया था लिखना, तो 6/12 = 0.5 हो गया, तो ये हो गया 6 समेशन डी स्क्वायर 5.5 प्लस 0.5 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो उसका वैल्यू हमको पता है 5 × 24, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 - 6 अभी कितना हो जाएगा? ये 0.5 1 हो गया, ये हो गया 6.5 अपॉन, देखिए गलती मैं कर रहा हूँ, अपॉन 5 × 24। तो हम इसको लिख लें 1 - 6 × 6.5 अपॉन 5 × 24। 6 4 = 24, 1.3 यहाँ हो जाएगा
तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1.3/4 या 1 माइनस ये आपका हो जाएगा लगभग 0.32। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.68। ये आपका हो गया कोरिलेशन का वैल्यू। ठीक है, ये आपका कोरिलेशन का वैल्यू हो गया है। कैसे हम सॉल्व करते हैं जब व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन एंड द 3 मेथड्स। अब ये वीडियो चूंकि थोड़ी सी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि एक बड़ा एग्जाम्पल जिसमें कि ये ट्रिपलेट्स होंगे रैंक के, ठीक है, और 2 बार से ज़्यादा रिपीटेड होंगे, वैसा एक क्वेश्चन सॉल्व करके 5-10 मिनट का वीडियो होगा दैट आई विल पोस्ट, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। वैसे आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप अपने बुक में अगर आप देखोगे आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल्स वहाँ मिलेंगे, और अभी से आप कंसेप्ट समझ लो। आप कंसेप्ट समझ लोगे AF वाला खासकर, तो आपको बुक में समझ में आएगा कि कैसे किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है एडजस्टमेंट फैक्टर में कि m की वैल्यू डिपेंड करती है कितने बार रैंक रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ 2 बार रिपीट हुआ तो 2, और यहाँ 3 बार हुआ है तो 3। ठीक है, और यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जब 2 बार होता है तो 0.5 आता है, जब 3 बार होता है तो 2 आती है वैल्यू। ये भी आपको बता दूं, वो वैल्यू फिक्स है। जब रैंक 3 बार रिपीट होता है तो उसकी AF की वैल्यू 2 हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।